किस्से गलियारों के पेश करते हैं अमरकांत की लिखी कहानी दोपहर का भोजन। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियां यह जमीन पर चलते चींटी चींटियों को देखने लगी। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास नहीं लगी है। वो मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गट गट चढ़ा गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वो हाय राम कहकर वहीं जमीन पर लेट गई। आधे घंटे तक वहीं उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया। वो बैठ गई, आंखों को मल मल कर इधर उधर देखा और फिर उसकी दृष्टि ओसारे में अध टूटे खतोले पर सोए अपने 6 साल के लड़के प्रमोद पर जम गई। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था। उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थीं। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे और उसका पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था। उसका मुख खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थीं। वो उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और एक आध मिनट सुन्न खड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली निहारने लगी। 12 बज चुके थे। धूप अत्यंत तेज थी और कभी एक दो व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए या मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए से गुजर जाते। 10-15 मिनट तक वो उसी तरह खड़ी रही। फिर उसके चेहरे पर व्यग्रता फैल गई और उसने आसमान तथा कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा। एक दो क्षण बाद उसने सिर को किवाड़ से काफी आगे बढ़ाकर गली के छोर की तरफ निहारा तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र धीरे धीरे घर की ओर सरकता नजर आया। उसने फुर्ती से एक लोटा पानी ओसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया और चौके में जाकर खाने के स्थान को जल्दी जल्दी पानी से लीपने पोतने लगी। वहां पीड़ा रखकर उसने सिर को दरवाजे की ओर घुमाया ही था कि रामचंद्र ने अंदर कदम रखा। रामचंद्र आकर धम से चौकी पर बैठ गया और फिर वहीं बेजान सा लेट गया। उसका मुंह लाल तथा चढ़ा हुआ था। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसके फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई थी। सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास आए और वहीं से वो भयभीत हिरनी की भांति सिर उचका घुमाकर बेटे को व्यग्रता से निहारती रही। किंतु लगभग 10 मिनट बीतने के पश्चात भी जब रामचंद्र नहीं उठा तो वो घबरा गई। पास जाकर पुकारा, बड़कू बड़कू, लेकिन उसके कुछ उत्तर न देने पर डर गई और लड़के की नाक के पास हाथ रख दिया। सांस ठीक से चल रही थी। फिर सिर पर हाथ रख कर देखा, बुखार नहीं था। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली। पहले उसने माँ की ओर सुस्त नजरों से देखा, फिर झट से उठ बैठा। जूते निकालने और नीचे रखे लोटे के जल से हाथ पैर धोने के बाद वो यंत्र की तरह चौकी पर आकर बैठ गया। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है, यहीं लगाऊं क्या? रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया। बाबूजी खा चुके? सिद्धेश्वरी ने चौके की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे। रामचंद्र पीढ़े पर बैठ गया। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष की थी। लंबा, दुबला, पतला, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें तथा होठों पर झुर्रियां। वो एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत से प्रूफ रीडिंग का काम करता था। पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली सामने रखकर रख दी और पास ही बैठकर पंखा करने लगी। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक की भांति देखा। कुल 2 रोटियां, भर कटोरा पनियाई दाल और चने की तली तरकारी। रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निगलते हुए कहा, मोहन कहाँ है? बड़ी कड़ी धूप हो रही है।
मोहन सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का था। उम्र 18 साल थी और वो इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। वो न मालूम कब से घर से गायब था और सिद्धेश्वरी को खुद पता नहीं था कि वो कहाँ गया है। किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं हुई और झूठ मूठ उसने कहा, किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। हमेशा उसी की बात करता रहता है। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा। एक टुकड़ा मुंह में रखकर भरा गिलास पानी पी गया, फिर खाना खाने लगा। वो काफी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर उन्हें धीरे धीरे चबा रहा था। सिद्धेश्वरी भय तथा आतंक से अपने बेटे को एकटक निहार रही थी। कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते उसने पूछा, वहां कुछ हुआ क्या? रामचंद्र ने अपनी बड़ी बड़ी भावहीन आंखों से अपनी मां को देखा, फिर नीचा सिर करके कुछ रुखाई से बोली, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। सिद्धेश्वरी चुप रही। धूप और तेज होती जा रही थी। छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल में एक दो टुकड़े पाल की नावों की तरह तैर रहे थे। बाहर की गली से गुजरते हुए एक खड़खड़िया इक्के की आवाज आ रही थी और खटोले पर सोए बालक की सांस का खर खर शब्द सुनाई दे रहा था। रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए पूछा, प्रमोद खा चुका? सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ खा चुका। रोया तो नहीं था? सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोल गई। आज तो सचमुच नहीं रोया। वो बड़ा ही होशियार हो गया है। कहता था बड़का भैया के यहाँ जाऊंगा, ऐसा लड़का। पर वो आगे कुछ न बोल सकी, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया। कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी और उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद सोया था। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी मां की ओर देखा और फिर सिर नीचा करके कुछ तेजी से खाने लगा। थाली में जब रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया तो सिद्धेश्वरी ने उठने का उपक्रम करते हुए प्रश्न किया, एक रोटी और लाती हूँ? रामचंद्र हाथ से मना करते हुए हड़बड़ाकर बोल पड़ा, नहीं नहीं, जरा भी नहीं। मेरा पेट पहले ही भर चुका है। मैं तो ये भी छोड़ने वाला हूँ, बस अब नहीं। सिद्धेश्वरी ने जिद की, अच्छा आधी ही सही। रामचंद्र बिगड़ उठा, अधिक खिलाकर बीमार डालने की तबीयत है क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोचते हो, बस अपनी जिद। भूख रहती तो क्या ले नहीं लेता? सिद्धेश्वरी जहां की तहां बैठी ही रह गई। रामचंद्र ने थाली में बचे टुकड़े से हाथ खींच लिया और लोटे की ओर देखते हुए कहा, पानी लाओ। सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई। रामचंद्र ने कटोरे को उंगलियों से बजाया, फिर हाथ को थाली में रख दिया। एक दो क्षण बाद रोटी के टुकड़े को धीरे से हाथ से उठाकर आंख से निहारा और अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में इस सरलता से रख लिया जैसे वो भोजन का ग्रास न होकर पान का बीड़ा हो। मंझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया। वो कुछ सांवला था और उसकी आंखें छोटी थीं। उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। वो अपने भाई ही की तरह दुबला पतला था, किंतु उतना लंबा न था। वो उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न कहा, कहाँ रह गए थे बेटा? भैया पूछ रहा था। मोहन ने रोटी के एक बड़े गिलास को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था। सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा डुलाती हुई इस तरह बोली जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो, बड़का तुम्हारी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। ये कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंसी हंस पड़ा और फिर खाने में जुट गया। वो परोसी गई रोटी में से एक रोटी कटोरे की 3/4 दाल तथा अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था।
सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें भर आईं। वो दूसरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा, एक रोटी देती हूं? मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा, फिर स्वस्थ स्वर में बोला, नहीं। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ही ले लो, तुम्हारे भैया ने एक रोटी ली थी। मोहन ने अपनी मां को गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, नहीं रे, बस अव्वल तो अब भूख नहीं, फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई हैं कि खाई नहीं जाती, न मालूम कैसी लग रही हैं। खैर, अगर तू चाहती ही है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। सिद्धेश्वरी से कुछ कहते न बना और उसने कटोरे को दाल से भर दिया। मोहन कटोरे को मुंह लगाकर सुड़-सुड़ पी रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को घस घस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। सिद्धेश्वरी के माथे पर साड़ी को कुछ नीचे खिसका लिया और मोहन दाल को एक सांस में पीकर तथा पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला गया। 2 रोटियां, कटोरा भर दाल, चने की तली तरकारी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालती मारकर बैठे रोटी के एक एक गिलास को इस तरह चुभला चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। उनकी उम्र 45 साल के लगभग थी, किंतु 50-55 के लगते थे। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था। गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा? सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है, जैसे कुछ काट रहा हो। पंखे को जरा और जोर से घुमाती हुई बोली, अभी अभी खाकर काम पर गया है, कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी। हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है, बोला बाबूजी देवता के समान हैं। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आई। शर्माते हुए पूछा, हैं? क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान हैं? बड़ा पागल है। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया। उन्माद की रोगिणी की भांति बरबराने लगी। पागल नहीं है, बड़ा होशियार है। उस जमाने का कोई महात्मा है। मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। आज कह रहा था भैया की शहर में बड़ी इज्जत होगी, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में वो सब कुछ सह सकता है, पर ये नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे। उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए हंसकर कहा, बड़का बड़का का दिमाग तो खैर काफ़ी तेज है। वैसे लड़कपन में नटखट भी था, हमेशा खेल कूद में लगा रहता था। लेकिन ये भी बात थी कि जो सबक मैं उसे याद करने को दे देता था उससे भर्राक रखता था। असल तो ये कि तीनों लड़के काफ़ी होशियार हैं। प्रमोद को कम समझती हो? ये कहकर वो अचानक जोर से हंस पड़े। मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुकने के बाद एक गिलास से युद्ध कर रहे थे। कठिनाई होने पर एक गिलास पानी चढ़ा गए, फिर खर खर खांस कर खाने लगे। फिर चुप्पी छा गई। दूर से किसी आटे की चक्की की पुक पुक आवाज सुनाई दे रही थी और पास की नीम के पेड़ पर बैठा कोई पंडूक लगातार बोल रहा था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो चाहती थी कि सभी चीज़ें ठीक से पूछ ले, सभी चीज़ें ठीक से जान ले और दुनिया की हर चीज़ पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करे, पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में जाने कैसा भय समाया हुआ था। अब मुंशी जी इस चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो और उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हों। सिद्धेश्वरी से जैसे नहीं रहा गया। बोली, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा।
फिर निर्विकार स्वर में राय दी, मक्खियां बहुत हो गई हैं। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की, फूफा जी बीमार हैं, कोई समाचार नहीं आया? मुंशी जी ने चने के दानों की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हों। फिर सूचना दी, गंगाशरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई, लड़का एमए पास है। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले। उनका खाना समाप्त हो गया था और वे थाली में बचे खुचे दानों को बंदर की तरह बीन रहे थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम, एक रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी हैं। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा। तत्पश्चात किसी छठे उस्ताद की भांति बोले, रोटी? रहने दो, पेट काफी भर चुका है। अन्न और नमकीन चीजों से तबीयत ऊब भी गई है। तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी। खैर, कसम रखने के लिए ले रहा हूँ, गुड़ होगा क्या? सिद्धेश्वरी ने बताया कि हंडिया में थोड़ा सा गुड़ है। मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ, पीऊंगा। तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, जायका भी बदल जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त होगा। हाँ, रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया है। ये कहकर वे ठहाका मारकर हंस पड़े। मुंशी जी ने निपटने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी झूठी थाली लेकर चौके की जमीन पर बैठ गई। बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल दिया, पर वो पूरा भरा नहीं। छिपली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी, उसे पास खींच लिया। रोटियों की थाली को भी उसने पास खींच लिया। उसमें केवल एक रोटी बची थी, मोटी, भद्दी और जली। उस रोटी को वो झूठी थाली में रखने जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान ओसारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। उसने लड़के को कुछ देर तक एकटक देखा, फिर रोटी को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी झूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत 1 लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला निवाला मुंह में रखा और तब न मालूम कहाँ से उसकी आंखों से टप टप आंसू चूने लगे। सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंतता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी न हुई हो और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना ना हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी दोपहर का भोजन, लेखक अमरकांत। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, यानी सारे नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि वीडियो का नई कहानी के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आपको कोई कहानी सुननी है, किसी कहानी में दिलचस्पी है, किसी लेखक में दिलचस्पी है, तो आप उसका जिक्र भी कमेंट में कर सकते हैं, ताकि मुझे मालूम हो आप क्या सुनना पसंद करेंगे। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।